गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएम मस्टर्ड। ये आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बोला है जो आपकी जीएम मस्टर्ड है, जिसको ट्रांसजेनिक मस्टर्ड भी कह सकते हैं, DMH11 धारा मस्टर्ड इसका नाम है। ये जो है हायर यील्ड पाई गई है इसके द्वारा, और ये कोई पॉलिनेशन हैबिट्स को जो है वो ख़राब नहीं कर रही है हनी बीज़ के। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने राज्यसभा में दी है। उन्होंने बोला हमने 3 साल तक इस पे टेस्टिंग किया है, बट हमें कुछ भी जो है इसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले हैं, तो इसलिए इसको हम अप्रूव कर रहे हैं। तो अब जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जनरली आपको पता होगा कि एक स्पीशीज़ के अंदर जो है जब भी प्लांट की ब्रीडिंग होती है तो सेम टाइप के जीन्स ही जो है वो ब्रीड करते हैं। लेकिन जब जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि समझ लो, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए स्पीशीज़ के जो है कोई आपकी क्रॉप है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे जो हैं जीन्स हैं जिसकी वजह से उसको जो है पेस्ट लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बी स्पीशीज़, चाहे वो कोई क्रॉप हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई कोई सॉइल का बैक्टीरिया हो, उसके वो वाले हम जीन्स निकाल लेंगे जिसकी वजह से जो है जो है पेस्ट उनके ऊपर अटैक ना करें, और उसको हम ए स्पीशीज़ के साथ जो है वो ब्रीडिंग करवा देंगे। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही होता है कि किसी और जो है स्पीशीज़ के जो है जीन्स को उठाकर आप जो है प्राइमरी जो है आपके स्पीशीज़ के साथ ब्रीडिंग करवा देते हो, ताकि क्या हो कि आपके जो है वो जो है जैसे पेस्ट से बचाना या फिर उसकी ड्रॉट रेजिस्टेंस को बढ़ाना, उसके लिए हम जो है इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो जैसे आपका जो बीटी कॉटन है, जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, उसमें 2 एलियन जीन्स सॉइल के बैक्टीरिया से निकाल कर उसमें डाले गए हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक ऐसा टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं जिससे जो पेस्ट है पिंक बॉलवॉर्म नाम का, वो कॉटन के ऊपर अटैक नहीं करता है। ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब इसकी लीगल पोजीशन क्या है क्रॉप्स की? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो एपेक्स बॉडी है जो अलाउ करती है कि किसी भी जीएम क्रॉप को क्या कमर्शियल रिलीज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर उनके अप्रूवल के बिना अगर कोई भी जो है ये क्रॉप को बेच रहा है कमर्शियली, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को, तो उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है। अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब बैकग्राउंड इस जीएम मस्टर्ड का ये है कि 2017 में जीईएसी जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि कमर्शियल कल्टिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन उस टाइम पर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने वीटो किया और कहा नहीं, अभी तो हम उसको और स्टडी करेंगे। अक्टूबर 2022 में जीईएसी जो है उन्होंने अगेन क्लियरेंस दे दी, और उसके बाद जो है ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है उसको जो है वो एक तरह से अभी तक अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन अभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जब तक इसको अप्रूवल नहीं देगी तब तक ये मार्केट में नहीं आ सकता है। ठीक है। अब जो मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट में बताया है, उन्होंने ये बोला कि 28% मोर यील्ड दे रहा है ये, और इसकी हमने टॉक्सिसिटी, एलर्जेनिसिटी, सारी तरह के हमने इसके ऊपर ट्रायल करके देखे हैं, इसकी इन्वायरमेंट सेफ्टी के ऊपर भी, और ये सेफ निकला है कल्टीवेशन के लिए भी, खाने के लिए भी, और इसकी फीड के यूज़ के लिए भी। अब इसमें जो है एक बार जीन क्या होता है कि बार जीन जो होता है वो प्लांट को कई टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड्स के से रेजिस्टेंट बनाता है। तो उन्होंने बोला है कि जीएम मस्टर्ड में को हमने हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप जो है वो नहीं क्लासिफाई किया है, जबकि उसमें जो है कुछ बार जीन भी पाए गए हैं। लेकिन बार जीन जो है वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स इसको जो है हमने फिर भी जो है हर्बिसाइड जो है टॉलरेंट जो है वो हमने क्रॉप नहीं डिक्लेयर किया है। हम जो है इसमें सिर्फ बार जीन का यूज़ करेंगे, और इसको हम कुछ टाइम के लिए ही, जब इसमें हम जो है इसमें हम ये हर्बिसाइड्स जैसे कि ग्लाइफोसेट का यूज़ करेंगे सिर्फ इनिशियल फेज़ पर ज़रूरत पड़ेगी, जब जब इसकी सीड को बनाया जा रहा होगा। लेकिन जब इसकी कल्टीवेशन हो रही होगी तब इसमें कोई भी हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड तो ऑफकोर्स ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट हर्बिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह से जो है ये फार्मर्स को इसमें हर्बिसाइड को यूज़ करना नहीं पड़ेगा। ट्रांसजेनिक्स जो है उन्होंने ये जो आपके जो जीएम मस्टर्ड है, ये पाया गया कि ये बीज और पॉलिनेशन भी अगर कर रही है, बीज जो होती है आपको पता है ना पॉलिनेशन करती है, तो वो उसमें भी कोई उनको खतरा नहीं है, उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें नहीं पाया गया। तो बेसिकली ये सेफ है कल्टीवेशन के लिए भी और कंजम्पशन के लिए भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेमिटेंसेस। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रेमिटेंसेस जो है इंडिया में वो $100 बिलियन पहुंच चुके हैं 2022 में, और 2000 पहुंचने वाले हैं रादर। तो नवंबर तक के अगर हम आंकड़े देखें तो $89.4 बिलियन तक हमारे इंडिया में रेमिटेंसेज आए हैं 2021 से। तो 2021-22 का जो पीरियड है उसमें,
और कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक जो है, मतलब रादर ये दिसंबर के पूरे मंथ में इंडिया जो है $100 बिलियन का मार्क टच कर लेगा। तो रेमिटेंसेस क्या होते हैं आपको पता है ना, माइग्रेंट्स, हमारे इंडियन माइग्रेंट जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में काम करते हैं, जो वो पैसा इंडिया में भेजते हैं उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। पिछले कई सालों से ग्रो हो रहा है ये बहुत ही तेज़ी से। जो इंडियंस वर्क कर रहे हैं गल्फ ऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में या यूएस यूके में, वहाँ से भी वो पैसा भेजते हैं और वो यहाँ पर लगभग $100 बिलियन जो है इस साल भेज चुके हैं लगभग, ऑलमोस्ट ये आंकड़ा आने वाला है। अब जनरल ट्रेंड देखा गया है कि वर्ल्ड में अगर जो रेमिटेंसेस देखें जो माइग्रेंट द्वारा भेजे गए हैं वो $794 बिलियन टच कर चुके हैं, और ये एक तरह से पिछले साल के मुताबिक 4.9% की ग्रोथ है। इंडिया जो है वो टॉप पर रहा है रेमिटेंसेस रिसीव करने में, $100 बिलियन के आसपास हम रिसीव करने वाले हैं इस साल। अब क्यों ये इतने ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में आ रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे जो होस्ट कंट्रीज़ हैं, जो आपकी जो है गल्फ कंट्रीज़ हैं, यूएस यूके, वहाँ पर भी इकोनॉमीज़ ओपन हो रही हैं। तो जो पेंट अप जो डिमांड थी, जो कि आपके माइग्रेंट्स ने पहले पैसा नहीं भेजा था, वो धीरे धीरे अब ज़्यादा पैसा भेजना शुरू कर रहे हैं। फिर अब हम जो है पहले सिर्फ हमारी जो है ये लो स्किल्ड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वाले जो आपके वर्कर्स होते थे जीसीसी कंट्रीज़ में, इंडियंस सिर्फ वही पैसा भेजते होते थे ज़्यादा, लेकिन अब जो है हाई स्किल्ड जॉब्स वाले भी जो यूएस यूके और ईस्ट एशिया में काम कर रहे हैं इंडियंस, वो भी पैसा भेजने लगे हैं, तो इसलिए वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर हम ये देखें कि बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, 2020-21 के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यूएस जो है वो, यूएस में जो हमारे माइग्रेंट्स रह रहे हैं, इंडियंस रह रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा पैसा भेजा है एज़ कम्पेयर टू इवन जो हमारे इंडियंस सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है। सो अभी क्योंकि आपको पता है कि इंडियन करेंसी की भी डेप्रिसिएशन हो रही है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर, तो इसलिए भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो है माइग्रेंट ज़्यादा पैसा भेज पा रहे हैं इंडिया में, है ना? सो अब ये रिपोर्ट कह रही है कि वैसे तो साउथ एशिया में और ऑन द होल भी जो है रेमिटेंसेस ड्रॉप होने वाली है, लेकिन फिर भी अगले साल इंडिया में जो ये रेमिटेंसेस हैं ये 4% से ग्रो होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन बिल। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि जो है क्लीन एनर्जी को इंसेंटिवाइज किया जा सके। ये ऑफ कोर्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट को जो है अमेंड करने वाला है। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 है, उसमें कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को जो कंज्यूम लेस कर रहे हैं, जितना उनको अलॉट किया गया उससे वो कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो उनको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिससे जो है वो अपनी एनर्जी ट्रेडिंग, उस सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को भी उसी ही एक्ट के थ्रू बनाया गया था। और जो है इसमें कोई भी ऐसी इक्विपमेंट बिना गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड नॉर्म्स की परमिशंस के जो है वो इंपोर्ट नहीं की जा सकती, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जिससे होगा क्या कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो वो हमारी एनर्जी सेविंग जो है वो करती है या नहीं करती है, ये हम देख पाएंगे, इसीलिए इसको बैन किया गया है। अब एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल क्या कह रहा है, जो न्यू हमारा बिल है, उसमें बताया गया है कि मिनिमम शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कितना होगा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उनको यूज़ करना ही पड़ेगा जितना। फिर कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट्स जो है वो इंसेंटिवाइज करने के लिए जो है वो इशू किए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए जो है प्रोविजन है इसमें। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, मतलब आप जो कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो आप किसी और को भी बेच सकते हो। ठीक है, सो इंक्रीज़ इंडिया के जो है रिन्यूएबल एनर्जी की जो है शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए भी प्रोविजंस डाले गए हैं इसमें, ताकि हम अपना 2030 का जो टारगेट है उसको पूरा कर सकें। लेकिन इश्यूज़ भी हैं इसमें। अब जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर रेगुलेट करेगी या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रेगुलेट करेगी, कौन सी मिनिस्ट्री ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, इसके ऊपर जो है वो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है। फिर जो ये आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं, क्या ये इंटरचेंजेबल होंगे, क्या ये इसको हम मार्केट में या जो है आपके शेयर मार्केट में इसको बेच सकेंगे क्या? तो इसके ऊपर भी अभी तक जो है वो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। फिर कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस नहीं दी गई है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी के तो हमने टारगेट तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको, अगर आप समझ लो आप अपनी स्टेट में ही देखो तो आपके पास एक ही मोस्टली डिस्कॉम होगा, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आप उसके अलावा अगर आप नहीं बेचना चाहते उनको अपना जो है आपका नॉन फॉसिल एनर्जी, तो आपके पास ऑप्शन कम बचेगा क्योंकि कंपटीशन ही कम है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही एक एरिया में एक या दो ही होती हैं, तो आपके पास ऑप्शन कम रह जाते हैं। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल पार्टी स्टेटस। पॉलिटिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी ने चाहे
5 सीट्स जीती हों गुजरात के असेंबली इलेक्शन में, लेकिन उनका वोट शेयर 13% रहा है, जिससे हुआ क्या है कि वो अब नेशनल पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज हो सकेंगे। तो नेशनल पार्टी क्या होती है? एक पार्टी जो ऑफ कोर्स जिसकी प्रेजेंस नेशनल लेवल पर है। जनरली बिगर पार्टीज जैसे कांग्रेस, बीजेपी या इवन कम्युनिस्ट पार्टी, वो जनरली जो है नेशनल पार्टी के स्टेटस पर रही हैं। तो उसका क्राइटेरिया कुछ ऑफ कोर्स मेंशन किया गया है ईसी द्वारा, ईसीआई पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 के हैंडबुक द्वारा, जिसमें कहा गया है कि इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो पूरी कर रही है पार्टी, तो उसको नेशनल पार्टी का जो है वो स्टेटस मिल सकता है। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि वो किसी भी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में वो उनको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिला हो, या फिर उनके कैंडिडेट्स को लगभग 6% के वोट्स मिले हों 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में। ठीक है? तीसरा या फिर अब ये और है इसके बीच में, सबके बीच में सारी कंडीशंस पूरी नहीं करनी, इसमें से कोई भी एक कंडीशन को पूरा करना है। या फिर उनके पास 2% टोटल सीट्स हों लोकसभा में, कम से कम मिनिमम 3 स्टेट से। ठीक है? तो इनमें से कोई भी एक स्टेट अगर वो जो है वो पूरा कर लेते हैं क्राइटेरिया को, जैसे आम आदमी पार्टी ने सेकंड क्राइटेरिया को पूरा कर लिया, तो उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलने के बेनिफिट्स क्या है? पहला तो बेनिफिट ये है कि उनके इलेक्शन सिंबल्स जो हैं वो पूरे इंडिया के लेवल पर जो है वो रिजर्व कर लिए जाएंगे, किसी और को वो सिंबल नहीं मिलेगा, और उनको दिल्ली में लैंड लेने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी ताकि वो अपना पार्टी ऑफिस बना लें। फिर उनको इंस्टेड ऑफ 20 स्टार कैंपेनर्स वो 40 स्टार कैंपेनर्स जो है वो नॉमिनेट कर पाएंगे, और जो है कोई भी लॉ हमारी कंट्री में नहीं है जो स्टार कैंपेनर को डिफाइन करता है। और बेसिकली होता क्या है कि जो स्टार कैंपेनर जहाँ भी कैंपेन कर रहा है, तो जो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, ना तो वो उसके कैंडिडेट के स्पेंडिंग लिमिट में काउंट होता है और ना ही पार्टी की स्पेंडिंग लिमिट में काउंट होता है। ठीक है? तो ये एक तरह से उसको एग्जम्पशन मिल जाती है स्पेंडिंग लिमिट से ऊपर जाने की। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये भी आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हार गए हैं क्योंकि उनको उतनी वोट्स नहीं पड़ी हैं। तो ये इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है? मतलब जब अभी भी आप अपनी कैंडिडेट जो अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को कुछ एक पैसा जमा कराना पड़ता है, डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है, चाहे इन कैश में चाहे रिसीट में, और ये पैसा जो है आरबीआई पे या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी पे जो है वो पैसा जमा होता है। अब ये इसलिए पैसा लिया जाता है कि ताकि सिर्फ जेन्युइनली जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं सिर्फ वही इलेक्शन लड़ें। अब ये पैसा होता कितना है? तो आरपीए एक्ट जो हमारा 1951 का वो कहता है कि अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन लड़ रहे हो आप राज्यसभा या लोकसभा के लिए, तो आपको 25,000 रुपये जनरल के लिए, 12,500 SC ST को जमा कराना पड़ता है। असेंबली के लिए ये 10,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली है। प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए 15,000 रुपये जमा कराना पड़ता है। अब अगर आपको 1/6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स नहीं पड़ी हैं, तो आपको ये जो डिपॉजिट है वो आपको वापस नहीं मिलता, आपके पैसे फोरफीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हो, या आप किसी कारण जो है पोल से पहले जो है कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तो ये सारा का सारा पैसा वापस उसे कर दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कृषि उड़ान स्कीम। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, रादर मतलब एग्रीकल्चर सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 58 एयरपोर्ट्स और जो है वो ऐड किए जाएंगे कृषि उड़ान स्कीम के अंदर। कृषि उड़ान स्कीम का सेकेंड वर्जन अनाउंस किया गया था अक्टूबर 2021 में। अब ये कृषि उड़ान स्कीम है क्या? तो बेसिकली हमारे फार्मर्स जो हैं उनको उनके एग्री प्रोड्यूस, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, फिशरी हो, लाइव स्टॉक हो, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हो, उनको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर लेकर जाने के लिए हम एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दिलवाना चाहते हैं। ठीक है? तो अब उनके जो है फार्मर्स को असिस्ट किया जाता है कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें, बेच सकें, किसी भी दूसरे लोकेशन पर पहुँचा सकें ताकि उनको अच्छा दाम मिल सके। ठीक है? अब इसमें होता क्या है कि सीमलेस, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम बाउंड एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है उनको दी जाती है ताकि जो है उनके जो है प्रोडक्ट की जो है उनको सही वैल्यू मिल सके। अब इसमें जो है आपके स्टेट्स को भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो कह रही है कि हम स्टेट्स को कि आप अपने एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर जो टैक्स है उसको कम करो, जो भी कृषि उड़ान स्कीम में जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं उनके ऊपर आप टैक्स कम लगाओ ताकि जो है ये कृषि जो है इसकी हमारी कॉस्ट कम पड़ सके। याद रखो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई बजट तो नहीं रखा है, लेकिन जो 8 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं वही अपना जो है जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं उसके बेसिस पर इस स्कीम को चला रहे हैं। अब इसमें जो है ई कुशल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं खासकर फार्मर्स को कि कैसे वो जो है इस कृषि उड़ान स्कीम का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अब कृषि उड़ान स्कीम 2020 में निकाली गई थी और ये कहा गया था कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स के उनको इंटरनेशनल और नेशनल राउट्स पर जो है हम जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये मोस्टली ये प्रोडक्ट्स पेरिशेबल होते हैं, तो जल्दी से जल्दी उनको पहुंचाया जा सके उनकी टारगेट लोकेशन पर और फार्मर्स को जो है वो अच्छा दाम उसका मिल सके। ठीक है? सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is GM mustard. This topic is important for your environment section. So recently, the Union Minister of Science and Technology has informed the Rajya Sabha that the transgenic mustard or the GM mustard variety DMH11, Dhara mustard hybrid 11, has been found to be higher yielding, and it is not deterring the pollination habit of any honeybees or any other pollinator. So he has informed the Rajya Sabha that we have been testing this GM mustard variety for at least 3 years, and they have found it to be very safe. So what are GM crops? Before understanding this GM mustard, we have to understand what is the GM crops. So GM crops, generally, you know that whenever there is any breeding between the species or one species or two species, generally the same genes are interchanged. But genetic engineering is a technique in which you transcend the gene barrier by introducing an alien gene. So let's suppose that you are using, let's suppose BT cotton, I'm sorry, cotton. So in generally, if you are cultivating cotton, then there would be some genes which would be susceptible to pest attack. Okay, so what would you do by genetically modifying that cotton? You would remove those genes which are making the plant susceptible to pest attack, and you would introduce certain genes from other plants or animals or even soil bacteria. Like in this BT cotton case, we introduce genes from soil bacterium, BT, Bacillus thuringiensis, so that this gene which is resistant to pests will be introduced in this cotton, and it would make the entire cotton crop resistant to pest attacks. Okay, so this is what is happening here. Not just pest making the crops resistant to pest, but also certain crops are made drought resistant, certain crops are made rain they are made rain fed crops. So basically, any variety of character that you want to change in a crop, you can do it by using the genetic engineering techniques. Okay, so in India we are having this BT cotton already, and in India, genetic engineering appraisal committee allows the commercial release of these GM crops. Since 2002 it is operating, and it has released the BT cotton in 2002. And if any genetically modified crop which is not permissible by which has not been permitted by GEAC, but you are commercially cultivating it and using it, then you may be jailed for a term of 5 years or more. And if we look at the GM mustard thing, then in 2017 GEAC had approved this commercial cultivation of GM mustard, but at that time Union Environment Ministry vetoed this proposal. And in October 2022, GEAC again cleared this proposal of Dhara Mustard Hybrid 11, but of course it is still awaiting Union Environment Ministry's approval. And once approved, this would also be commercially cultivated. So what the minister has said in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha, let us also see that. So DMH11 has shown that it has almost 28% more yield than conventional mustard, and it has been found to be safe for cultivation, food, and even feed use. Of course, despite having herbicide tolerant bar gene, it has not yet been classified as herbicide tolerant crop. The government is saying that, of course, we could be using glyphosate, that is the herbicide, on only on the initial stage, that is when the hybrid seed is being prepared. Only at that stage glyphosate can be used, and during the commercial cultivation stage there would be no requirement of this glyphosate or any other herbicide. Okay, so the farmers would not have to use it, or farmers would not have to worry about these herbicides. It would not add to their costs. Also, it was found to be very safe for bees and pollination, and there was no negative impact which was witnessed during the BT cotton cultivation time. So the next topic is remittances. This topic is important for your economy section. So remittances to India are going to touch $100 billion soon, and remittances India has received $89.4 billion in 2021, and in 2022 we have touched that $100 billion mark. So remittances are basically the transfers that are made by the Indian migrants who are earning abroad, and these remittances have been increasing since the past few years.
mostly the Indians who are working in Gulf Cooperation Council countries and the US and UK, they transfer money to India, and this is what remittance is. So, as per the global trend in remittances in 2022, we have seen that almost $794 billion worth of remittances were transferred, which means a growth of 4.9% as compared to the last year. But a major chunk of it, $100 billion, were transferred to India during this period. So it is India has topped this chart. And what is the reason behind this sustained growth in remittances to India? Of course, there are certain countries which are opening after the pandemic. So there is a structural shift also. Earlier, only the low-skilled, informally employed workers who are working in GCC countries were sending money to India, but now even the high-skilled labor, high-skilled jobs or in the high income countries like US, UK, Singapore, as East Asia, they are also transferring money, and which means that this we are witnessing the change or witnessing an increase in the value. Another interesting fact is that in 2020 and 21 period, US has overtaken Saudi Arabia, which means that the Indians who are employed in US, they have transferred more money as compared to the Indians who are working in Saudi Arabia. Because of depreciation of Indian currency vis-a-vis dollar, the amount has also increased, and that's why the Indian migrants have taken advantage over this depreciation, and they have transferred more money to India because of this. This report says that in the next few years, at the global level, this remittance would start declining, but in India it is set to increase next year also by 4% at least. Okay, so the next topic is energy conservation bill. This topic is important for the environment section. So environment Union Power Minister has recently introduced the Energy Conservation Amendment Bill 2022 in Rajya Sabha. The aim is to amend the Electricity Conservation Act of 2001, and the aim, of course, is to incentivize the use of clean energy. So Energy Conservation Act of 2001 is meant to set norms and standards of energy efficiency. For that, also Bureau of Energy Efficiency was formed, and Center is empowered to issue energy saving certificates to those industries which are consuming less than allotted energy. Also, it also allows the central government to prohibit the manufacture, sale, purchase, or import of any particular equipment, any electrical equipment which is not conforming to the specified norms, so that we can only import or manufacture those products which are electricity saving products. So this new amendment aims to define the minimum share of renewable energy in the which has to be consumed by the industrial units in India. Also, carbon saving certificates issuance is also being institutionalized. It is also aiming to promote green hydrogen and also introduce a carbon credit trading scheme. The aim is, of course, to increase India's demand for renewable energy so that we can meet our 2030 target. But there are certain issues also, like, of course, the carbon credit trading. It is not yet clear whether Ministry of Power or Ministry of Environment would be more suitable to regulate this scheme. Also, there is no mention whether these certificates will be interchangeable, these carbon credit trading certificates. Also, because the consumers are dependent upon a few discoms in their state or in their location. Generally, your state, you may be finding that there is just one power discom which is available. So because of lack of competition, consumers will not be having any choice in the energy mix. If you want to have, let's suppose, wind power, then you would not be having a choice. You would have to be dependent upon only that particular energy, renewable form of energy, that your a single discom is providing. Okay, so the next topic is national party status. This topic is important for the polity section. So Aam Aadmi Party may have won just 5 seats in Gujarat Assembly election, but its vote share was almost 13%, which is why it is said to be recognized as a national party. So national party means any party which is having a presence at the national level. Generally, these are the bigger parties like Congress, BJP, and Communist parties. But there is a certain criteria which has been defined by Election Commission of India. So for the national party to be certified as a national party, either of these three conditions has to be satisfied. The first condition is this party must be recognized as state party in at least 4 or more states, or the candidates polled at least 6% of total valid votes in 4 or more states, or
this party must have won at least 2% of the total seats in Lok Sabha in more than 3 states. Okay, so either of these conditions have to be satisfied. Like Aam Aadmi Party is fulfilling the second condition. That's why it is said to be recognized as a national party. What are the benefits of being a national party? So, of course, election symbols are reserved for your party across the country in every election. You are eligible to get land in Delhi to build a party office. Instead of just 20 star campaigners, you can now have 40 star campaigners. And what is the benefit of star campaigners? Their expenditure on campaign and travel is not added to the candidate's spending limit. And also, there is no particular law which defines the star campaigner. So, you are having more discretion once you get more star campaigners. So the next topic is election security deposit. This topic is again important for your polity section. So assembly polls have concluded in Himachal Pradesh and Gujarat, and some contestants have lost their security deposit. So what is that? What is this security deposit? It is the amount that has to be deposited with the returning officer when a candidate is filing their nomination. Generally, it is submitted in cash or a receipt. Or a draft, and it is deposited on the behalf of the candidate in RBI or the government's treasury. The aim, of course, to introduce this security deposit is to ensure that only genuine candidates fight elections. And as per RPA Act, the parliamentary, if you're fighting a parliamentary constituency election, then you have to submit about 25,000 rupees as a security deposit. Of course, for SC/ST candidates, the amount is 12,500. For assembly or council constituency elections, 10,000 has to be submitted. Amount of 10,000 rupees has to be submitted. Of course, 5,000 for SC/ST candidates, and for presidential and vice presidential candidates, a deposit of 15,000 rupees has to be made. And what is the time or when a candidate loses this security deposit? If the candidate fails to get at least 1/6 of the total number of valid votes, then of course this amount is not given back to that candidate. It is forfeited. But if the candidate withdraws his or her nomination before the elections, or he passes away before the elections, then the amount is returned to the candidate or his family. So the next topic is Krishi Udan scheme. This topic is important for your economy and particularly for your agriculture section. So as per the government of India, 58 airports will be covered under the second phase of Krishi Udan scheme, which was announced in October 2021. The objective of this scheme is to increase share of air carriage in the mix of transportation of agricultural produce. You know that farmers generally they produce perishable products. So it is important that these products are transported at a right time, and so that the right value can be realized by the farmers. To provide seamless, cost effective and time bound air transportation, this scheme was introduced, and it aims to incentivize movement of agricultural produce by air transportation. For that, even the Ministry of Civil Aviation has asked the states to reduce sales tax on aviation turbine fuel to 1%, so that airlines who are operating this Krishi Udan scheme will have less costs. Currently, there is no specific budget allocation for this scheme, but 8 ministries and departments who are working for this particular scheme, they utilize their own budget. For that, eKushal has also been introduced, which is an online platform which is facilitating information dissemination to all stakeholders, particularly the farmers, so that how they can coordinate, monitor and evaluate the Krishi Udan scheme and how they can take the benefit of this scheme. This scheme was introduced in August 2020, and the aim is to assist farmers in transporting their agriculture products on international and national routes so that they can improve their value realization. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.